जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। कैसे हैं आप लोग, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2016 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और इसके तीनों ही सेक्शन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, साथ ही में इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को पा सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको देख पा रहे हैं आपकी यहाँ पे पेपर कोड वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जैसे कि किसी को एग्ज़ाम देने पे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो एग्ज़ाम जिस स्टूडेंट ने भी दिया है इसको, ठीक है, इस पर पूरा जो है कट पिट है, तो वैसे ही इसको पता चल रहा है कि ओरिजिनल है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको कैसे मिल सकता है ये भी वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। और सेम इसी क्वेश्चन पेपर का अगर मॉक टेस्ट आप देना चाहते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एप्लीकेशन से दे सकते हैं। द स्मार्ट एजू फॉर यू ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, जिस पे आपको फ्री में यहाँ ये मॉक टेस्ट देने का जो है मौका मिल रहा है। ठीक है, 2016 का क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और ये हमारी इंस्टाग्राम ट्विटर की आईडी है सोनूवाई450, जिस पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग जान लेंगे कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय किन बातों का ध्यान रखना होता है। देखिए, कभी भी आप 100 क्वेश्चन का जो जीकअप का एग्जामिनेशन होता है, या कभी भी मतलब जो 3-4 सेक्शन के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको अगर आप सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि आपका यूपी पॉलिटेक्निक में पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आता है, वैसे दिल्ली में आपका साइंस और उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल एनालॉजी करके कुछ रीजनिंग वगैरह आ रहा है। ठीक है, प्लस आपका कंप्रीहेंशन या कम्युनिकेशन स्किल आ रहा है। तो 3 सेक्शन ए बी सी उस वहाँ पे सेक्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी यूपी पॉलिटेक्निक को लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पीसीएम 3 सेक्शन होते हैं। तो आपको कभी भी जो सबसे बड़ा वाला सेक्शन होता है, यानी कि जो आपका मैथ का सेक्शन है जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, इसको बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहले आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना चाहिए। क्यों अटेम्प्ट करना चाहिए, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो होता है आपके कुछ थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं और साथ में कुछ न्यूमेरिकल भी होते हैं, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। तो यहाँ देखिए, अगर रेशियो 50-50 का रहता है तो थ्योरी तो आप अगर पढ़े हुए हैं, याद है आपको उसके डेफिनेशंस, तो एकदम डायरेक्टली आप आंसर टिक कर देंगे, या फॉर्मूले याद हो तो थ्योरी एकदम कर लेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कुछ ही सेकंड का आपको टाइम लगेगा, अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स के तो मैंने ऐसे ट्रिक दे रखे हैं जो न्यूमेरिकल भी आपका थ्योरी से आसान है, कुछ ही सेकंड में आप उसका आंसर दे सकते हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट से फॉलो कर सकते हैं, विजय बैच के प्लेलिस्ट से या फिर जीकअप वाले प्लेलिस्ट से। ठीक है, तो ये रीज़न है कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। उसका मैं पूरा प्रैक्टिकल यहाँ पे करके दिखाऊंगा क्या बेनिफिट है। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन की वजह से यहाँ पे जो टाइम बचता है वो आप मैथ्स वाले सेक्शन में यूज कर सकते हैं, और उसके बाद आपके माइंड पे एक प्रेशर भी नहीं रहेगा कि आपके पास समय कम है। आप कम समय में ही अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैथ्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचेगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला सेक्शन सबसे पहले जो है सॉल्व करना चाहिए, और उसके बाद मैथ पे आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें भी सॉल्व करने के में जो है आप 3 सेक्शन बनाइए। सबसे पहला जो आपका सबसे इजी क्वेश्चंस है, एक बार में जो है आपने 51 से लेकर के 100 तक, उसके बाद 1 से लेकर 50 तक सबसे इजी क्वेश्चन जो भी आ रहा है एक बार में जल्दी जल्दी कर लीजिए, जो आपके ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं, कुछ सेकंड में सॉल्व हो जा रहे हैं। सेकंड स्टेज में क्या कीजिए, थोड़े से जो टफ क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा टाइम ले रहे हैं उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, और थर्ड स्टेज में उन क्वेश्चंस को उठाइए, राइज कीजिए। ठीक है, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए जो आप मतलब जानते ही नहीं है, या तो आप तुक्का लगाएंगे उसमें, या फिर वहाँ पे कुछ सोच विचार करके और कुछ थोड़ा बहुत टेक्निक लगा करके, थोड़ा सा एलिमिनेटिंग मेथड लगा करके आप आंसर देने वाले हैं। उसके लिए थर्ड स्टेज रखिए। ठीक है, तो टाइम को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, जैसे आपके पास 2.5 घंटा है तो पहले
आधे घंटे या 1 घंटे में आप प्रयास कीजिए कि जितने इजी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कर लिया जाए। फिर दूसरे घंटे में जो आपका सेकेंड स्टेज थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया जाए। और अंतिम जो 30 मिनट आपका बच रहा है, टोटल आपके 2.5 घंटे मिल रहे हैं, ठीक है। तो 2.5 घंटे में, अंतिम 2.5 घंटे में प्रयास कीजिए कि आपका जो टिपिकल क्वेश्चन है वैसे भी अगर आता है तो आप कर ले जाएंगे, वरना जो है अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो यहाँ ज़्यादा जो है ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, ठीक है। अब चलिए सीधे चलते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले सेक्शन पे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फिजिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि 1 किलोग्राम का जो फोर्स है, बल है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? 1 किलोग्राम के, 980 डायन के, 1 न्यूटन के, और इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस। तो कौन सा इसमें से आंसर है वो आपको बताना है, ठीक है। अब जानते हैं आप 1 kg फोर्स F इज इक्वल टू होता है ma या फिर mg, ठीक है। तो मैं यहाँ पे mg लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम मास आपको दिया हुआ है, मास है कितना? 1 kg, ठीक है। स्मॉल g आप जानते हैं कितना होता है? 9.8। तो यहाँ पे अगर आप मास की जगह 1 और g की जगह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, अगर आप रखते हैं तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 9.8 न्यूटन। न्यूटन आपका फोर्स का क्या है? यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे 9.8 न्यूटन जो है सही आंसर होगा। अगर आप डायन में इसको बदलना चाहते हैं तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डायन, ठीक है। तो डायन में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? 9.8 में 10⁵ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डायन में चेंज हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे 980 डायन है, लेकिन यहाँ 9.8 इंटू 10⁵ है, तो ये सही नहीं हो सकता। बाकी यहाँ पे देखिए कोई भी आपको 9.8 न्यूटन दे ही दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदी में कह रहा है, एक मेज की ऊपरी सतह पर रखी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल निर्भर नहीं करता है। इनमें से किस पे निर्भर नहीं करेगा? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बल के प्रकार पर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है वस्तु के पदार्थ पर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है वस्तु के भार पर, ऑप्शन नंबर डी दिया है स्पर्श क्षेत्रफल पर, यानी कांटेक्ट एरिया पर, ठीक है। इंग्लिश में यही क्वेश्चन आप देखिए नीचे लिख दिया गया है, ठीक है। लिखा हुआ है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी kept on the table top does not depend on, ऑप्शन नंबर ए नेचर ऑफ फोर्स, ऑप्शन नंबर बी मटेरियल ऑफ द बॉडी, ऑप्शन नंबर सी वेट ऑफ द बॉडी, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो अगर आपने घर्षण यानी कि फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ रखा है तो वहाँ पे साफ साफ शब्दों में इंपॉर्टेंट टिप्स के तौर पे लिखा गया है कि स्पर्श क्षेत्रफल पर आपका जो घर्षण बल होता है वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, वो डिपेंड नहीं करता है। घर्षण बल संपर्क में स्थित सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी नेचर पर निर्भर करता है, यानी कि बल के प्रकार पे डिपेंड करेगा, वस्तु के पदार्थ पर डिपेंड करेगा, वस्तु के वेट पर डिपेंड करेगा, लेकिन स्पर्श क्षेत्रफल पर यानी कांटेक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है चलती हुई साइकिल का पहिया करता है, ऑप्शन नंबर ए घूर्णन एवं ट्रांसलेशन गति, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसलेशन गति, ठीक है, मात्र, ऑप्शन नंबर सी है घूर्णन गति मात्र, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। यही प्रश्न इंग्लिश में लिखा हुआ है व्हील्स ऑफ अ मूविंग साइकिल, ऑप्शन नंबर ए हैव रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन, ऑप्शन नंबर बी हैव ट्रांसलेशन मोशन ओनली, ऑप्शन नंबर सी होगा हैव रोटेशनल मोशन ओनली, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, हैव रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन, यानी कि घूर्णन तथा ट्रांसलेशन गति होती है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा अर्घ मात्रक है, अर्घ जो होता है, ठीक है, वो किसका मात्रक है? तो अर्घ आपका कार्य का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। अर्घ इज यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, वर्क की यूनिट है अर्घ। मैंने एक ट्रिक भी आपको दिया हुआ है, न्यूटन साहब की स्टोरी सुनाया था और उसमें न्यूटन साहब कहते हैं अपनी प्रेमिका से कि मैं तुम्हारा कार्य करने के लिए बस अड्डा से जून में आऊँगा, ठीक है, करने के लिए बस अड्डा से
जून में आऊँगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अ का मतलब हो गया अर्ग, ड का मतलब हो गया डाइन, ठीक है, स का मतलब हो गया सेंटीमीटर, और हो गया जून का मतलब जूल। यानी कि जो वर्ग का कार्य आ रहा है यहाँ पे, यानी कार्य का जो मात्रक है वो है अर्ग, डाइन, सेंटीमीटर और जूल। ठीक है, तो ये ट्रिक है याद करने का। आप कार्य का मात्रक ऐसे एकदम बड़े आराम से याद कर सकते हैं। तो अर्ग किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है, सिंपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी कि फॉसिल फ्यूल नहीं है। विच वन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। ऑप्शन नंबर ए कोयला यानी कि कोल, ऑप्शन नंबर बी बायोमास, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे पाएंगे कि जो बायोमास है वो यहाँ पे एक जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल नहीं है। फॉसिल क्या होता है, वस्तुओं मतलब जीव जंतुओं तथा वनस्पति के नष्ट होने से जो भी आपको फ्यूल मिलता है उसको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। ठीक है, तो वो आपका पेट्रोलियम कोयला होता है। ठीक है, ये सभी आपके क्या है, पेट्रोलियम कोयला वगैरह जो है, कोयला आपके पेड़ पौधों के ज़मीन के अंदर दबने से बनता है। पेट्रोलियम जो है बहुत जानवरों के मरने से उनकी जो हड्डियां वगैरह गल जाती हैं उससे पेट्रोलियम बनता है। ठीक है, तो यहाँ बायोमास आपका एकदम करेक्ट आंसर है। बायोमास आपका एक फॉसिल फ्यूल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु पर F बल लगाने पर वह v वेग से गतिमान हो जाती है तो उस पर लगने वाली शक्ति का मान होगा। उस पर लगने वाली शक्ति का मान क्या होगा, इंग्लिश में यही क्वेश्चन। इफ अ फोर्स F is applied on a body and it moves with a velocity v, then the value of the power will be। ठीक है, पावर का जो है वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है ना, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, यानी P इज इक्वल टू W अपॉन T लिख सकते हैं। तो W यानी कार्य को क्या लिख सकते हैं, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन, और नीचे है T। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस और टाइम को अगर आप लें तो ये बदल जाएगा वेलोसिटी में। तो P इज इक्वल्स टू आपका F इंटू ये हो जाएगा V यानी कि वेलोसिटी। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे पावर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F इंटू वी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर F इंटू वी वाला रिलेशन एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है एक पंप 100 किलोग्राम पानी 20 मीटर ऊंचाई पर बने एक टैंक में 10 सेकंड में चढ़ाता है। उसकी शक्ति, ठीक, शक्ति है यानी पावर ही यहाँ भी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए स्मॉल g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, ऑप्शन है 2 किलोवाट, 20 किलोवाट, 200 वाट और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में यही क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है। पावर ऑफ ए पंप विच लिफ्ट्स 100 kg ऑफ वाटर टू अ वाटर टैंक सिचुएटेड एट 20 मीटर हाइट इन 10 सेकेंड इज टेक। ठीक है, g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप जानते हैं पावर इज इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी हम टैंक वगैरह की बात करते हैं या पानी चढ़ाने उतारने की बात करते हैं तो जो वर्क होता है वो आपके स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। यानी W इज इक्वल्स टू क्या रखा जाएगा, mgh रखा जाएगा। तो P इज इक्वल्स टू mgh अपॉन T यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, M यानी मास दिया है आपको 100 kg, तो 100 रख लीजिए। स्मॉल g की वैल्यू इसने 10 दे रखा है, हाइट दे रखा है 20 मीटर और टाइम इसने दे रखा है 10 सेकंड। तो 10 से 10 कैंसिल और यहाँ पे हो जाएगा 2000 और पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वाट। तो यहाँ 2000 वाट एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, और इसको आप 2 किलो वाट भी कहते हैं। ठीक है, 1 किलो में कितना, 1000 जो भी हो, अगर आपका ग्राम है तो 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 किलो वाट में आपका 1000 वाट होता है और 2 किलो वाट में आपका जो है 2000 वाट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, 2 किलो वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है लीवर का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होगा यदि ऑप्शन नंबर ए फलक्रम भार एवं बल के बीच हो, भार फलक्रम एवं बल के बीच हो। ऑप्शन नंबर सी बल फलक्रम एवं भार के बीच हो। ऑप्शन नंबर डी बल एवं भार एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हो। ठीक है, इंग्लिश में यही क्वेश्चन है। द लीवर फॉर विच द मैकेनिकल एडवांटेजेस इज ऑलवेज लेस वन हैज। ऑप्शन नंबर ए फलक्रम बिटवीन लोड एंड एफर्ट।
ऑप्शन नंबर बी लोड बिटवीन एफर्ट एंड फलक्रम, ऑप्शन नंबर सी एफर्ट बिटवीन फलक्रम एंड लोड, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया हुआ है लोड एंड एफर्ट एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, तो याद रखिएगा। ठीक है, लीवर का मतलब आप यहाँ समझ रहे होंगे कि सिंपल मशीन के बारे में बात का किया जा रहा है, जो हमने मोमेंट ऑफ फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ रखा था, और इसके बारे में भी हमने जो है आपको एकदम क्लियरली विद द हेल्प ऑफ ट्रिक जो है सिखाया है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स से ये क्वेश्चन उठाया गया है। यहाँ पे आपके सीधे सीधे बात कर रहा है थर्ड ग्रुप ऑफ लीवर ऑफ थर्ड ग्रुप की बात कर रहा है, यानी तृतीय वर्ग के उत्तोलक की बात की जा रही है यहाँ पर। और तृतीय वर्ग के उत्तोलक में क्या होता है, जो भार होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, आलम्ब यानी कि फलक्रम जो है दूसरे साइड में होता है। ठीक है, फलक्रम इंग्लिश में बोलते हैं, आलम्ब हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, भार हिंदी में बोलते हैं, और वेट जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और बीच में क्या होता है, बीच में होता है बल, या फिर इसको आयास भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं फोर्स। ठीक है, तो फोर्स यहाँ पे हो जाएगा, पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बल बीच में होगा और भार और फलक्रम जो है किनारे होंगे, तो बल फलक्रम एवं भार के बीच में हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यांत्रिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है वेट और जो फोर्स है उन तीनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज, लोड एंड एफर्ट आर रिलेटेड एस। ठीक है, कैसे रिलेटेड हैं तीनों, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू वेट अपॉन फोर्स होता है। वेट अपॉन फोर्स होता है, तो यहाँ वेट को दिखाया जा रहा है एल से। ठीक है, और फोर्स को दिखाया जा रहा है एफर्ट यानी ई से। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एल अपॉन ई हो जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज में अगर ई का मल्टीप्लाई हो तो वेट हमको मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जो कि हमको रिलेशन सिंपली देखने के लिए मिल रहा है। ये क्वेश्चन वगैरह में जो भी आपके जो पूछे जा रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स यानी बल आघूर्ण वाले चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, और ये उत्तोलक से संबंधित है, यानी कि लीवर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये क्वेश्चन मैंने अभी प्रीवियस ही कराया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की किरण जल पर लंबवत गिरती है तो जल में उसका अपवर्तन कोण होगा। रेफ्रैक्टिंग एंगल ये पूछ रहा है। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इट्स एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन इन वाटर इज। वाटर में इसका रेफ्रैक्शन क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम बताएं कभी भी जब लंबवत यानी कि नॉर्मली सीधे बिना किसी एंगल से, नॉर्मल से विदाउट एनी एंगल जब लाइट सीधे आती है, ठीक है, तो इसका रेफ्रैक्शन नहीं होता है, यानी कि जो एंगल होगा रेफ्रैक्शन का वो 0 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है एक तालाब की आभासी गहराई 9 मीटर है। यदि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है तो वास्तविक गहराई यानी कि रियल डेप्थ क्या है। यही क्वेश्चन इंग्लिश में द अपेरेंट डेप्थ ऑफ अ पॉइंट इज 9 मीटर। व्हाट इज द रियल डेप्थ ऑफ डेप्थ इफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। ठीक है, तो जिसके सापेक्ष होता है मैं बोलता हूँ वहीं से होके जाती है, यानी कि वायु के सापेक्ष यानी एयर टू वाटर जो है यहाँ पे जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है वो 4/3 दिया गया है। ठीक है, और 4/3 यहाँ पे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, और जो है यहाँ पे आपको आभासी गहराई यानी कि वर्चुअल डेप्थ दिया गया है 9 मीटर। तो आप फार्मूला जानते हैं ANW इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन वर्चुअल डेप्थ। तो रियल डेप्थ तो आपको पता नहीं है, वर्चुअल पता है, और यहाँ पे आपको अपवर्तनांक पता है, तो सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, तो रियल आपको पता चल जाएगा। तो वर्चुअल डेप्थ यहाँ 9 मीटर है, तो 3 से यहाँ पे 9 कट जाएगा, 3 तिहाई में 9, 3 को दूसरी साइड भेजिए, तो यहाँ पे जो रियल डेप्थ आपको मिलेगा वो मिलेगा 12 मीटर। तो 12 मीटर आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है बिंदु जिससे किरणें बिना विचलित हुए गुजरती हैं कहलाता है। कोई ऐसा पॉइंट बताइए, ठीक है, जो आपके लाइट में आपके जितना मिरर है, ठीक है, मिरर और लेंस, ठीक है, दोनों की बात मतलब कुछ नहीं बोला है तो दोनों के बारे में आप सोचेंगे। ठीक है,
कि कौन सा ऐसा चीज़ है जहाँ से अगर लाइट आती है तो सीधे निकलती है। हालांकि मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी प्रकाशिक केंद्र होगा, जो कि लेंस में होता है। लेंस का जो मिडिल वाला पॉइंट होता है यहाँ पे इसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। यहाँ से कोई भी लाइट आती है तो सीधे निकल जाती है। जबकि आप सेंटर ऑफ कार्वेचर सोच रहे होंगे, जो कि आपका मिरर में होता है, ठीक है। लेकिन आप याद कीजिए कि यहाँ से अगर लाइट सेंटर ऑफ कार्वेचर से हो के आती है तो वापस उसी रास्ते से वापस भी चली जाती है रिफ्लेक्ट होके, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है पर्दे पर छवि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किस लेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। उत्तल लेंस ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। लेंस यूज्ड फॉर प्रोजेक्टिंग द इमेज ऑन स्क्रीन इज कॉन्वेक्स लेंस। ऑप्शन नंबर ए कॉन्वेक्स लेंस आपका एकदम सही आंसर है। वही पिछला मतलब जो हिंदी में क्वेश्चन है वही इंग्लिश में भी क्वेश्चन है। मतलब पर्दे पे जो छवि बनाने के लिए, या यूँ कहें कि सिनेमा हॉल में जो मूवी देखने के लिए प्रोजेक्टर यूज किया जाता है, प्रोजेक्टर में कौन सा लेंस लगा होता है। तो कभी भी देखिए यूज के मामले में कॉन्वेक्स लेंस सबसे आगे है। कॉन्वेक्स लेंस ही मैक्सिमम यूज किया जाता है। 99% जगह पे आपको यही लेंस दिखेगा यूज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कह रहा है एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है को एक अवतल लेंस के साथ जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है से स्पर्श कराते हुए रखने पर परिणामी लेंस का कार्य करेगा किसकी तरह, उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह, समतल उत्तल लेंस की तरह, या इनमें से कोई नहीं। वही क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा गया। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट ऑफ विथ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। द नेचर ऑफ रिजल्टेंट लेंस इज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ जो है कॉम्बिनेशन ऑफ फोकस के बारे में या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वाला टॉपिक सीधे उठा लिया गया है। उसमें क्या था कि दो अगर आपको लेंसेज के फोकस को ऐड करना है तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 वाला फॉर्मूला हमको अप्लाई करना था। तो यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस के लिए यहाँ पे फोकस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। जबकि आपका अवतल लेंस यहाँ का जो फोकस है वो 40 सेंटीमीटर दिया है, जो कि होगा आपका निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे f1 बराबर है 20 सेंटीमीटर और यहाँ पे f2 बराबर है -40 सेंटीमीटर। तो सीधे वैल्यू रख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको। तो 1/20 माइनस 1/40 मैं यहाँ रख ले रहा हूँ और इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ। नीचे आएगा 40 सॉल्व करेंगे, 2 - 1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/40, ठीक है, जो कि प्लस में आ रहा है। तो फोकस यहाँ पे कितना मिल गया, 40 सेंटीमीटर मिल रहा है, ठीक है। तो जो कि प्लस में आया है, तो यहाँ पे जो टोटल ये दोनों लेंस मिला करके जो काम करेगा वो उत्तल लेंस की तरह यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है परिदृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य का परास है, ठीक है। परिदृश्य प्रकाश जो है मतलब कि जो वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट यानी विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ का रेंज है वो क्या है। हालांकि है तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक, जिसमें मैंने आपको एक डायन का नंबर दिया था। उस डायन का नंबर अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 33 47 34 14, ठीक है। इस नंबर के हेल्प से, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जो है जो आपका एक एक कलर का यानी कि विवग्योर में, ठीक है, जिस कलर का आप रेंज पता करना चाहें वेवलेंथ का तो बड़े आराम से पता कर सकते हैं। इसकी ट्रिक पिछले प्रीवियस विजय बैच वाले फिजिक्स की क्लास में दिया गया है आपको, ठीक है, तो वहां से जाके देख लीजिएगा। तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मतलब कि आसपास तो यही है। तो यहाँ पे 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत है, ठीक है। पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रा वायलेट लाइट जो होती है उसका सोर्स क्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लाल गर्म लोहे की जो गेंद है वो अल्ट्रा वायलेट रेस की या फिर अल्ट्रा वायलेट लाइट की जो है सोर्स है। रेड हॉट आयरन बॉल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग जिसकी तरंग दैर्घ्य जो है 30 सेंटीमीटर है और उसका वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है कि आवृत्ति है, ठीक है। और ये ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन इंग्लिश में है द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच हैज़ वेवलेंथ 30 सेंटीमीटर एंड वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपका यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है, सिंपल, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है v = n लैम्बडा। तो यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी क्या है, n है, फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है। तो यहाँ पे देखिए जो वेलोसिटी दी गई है वो सिंपली हम यहाँ पे रख रहे हैं 3 × 10⁸ और लैम्बडा को दूसरी तरफ अगर भेजें तो इसी फॉर्मूले को हम सीधे लिख सकते हैं v/λ = n, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली जो v दिया है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे 30 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो इसको अगर हम नीचे की ओर भेजते हैं तो 30 सेंटीमीटर आपका बदल जाएगा 0.3 मीटर में, क्योंकि विदाउट मीटर में चेंज किए आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर आपका बदल जाएगा 0.3 मीटर में, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, आप बड़े आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। यहाँ से 3 से काटेंगे 0.1 या फिर यूँ कहें कि आपका 10⁹ कुछ हर्ट्ज करके आएगा, ठीक है, 9 हर्ट्ज 10⁹ हर्ट्ज करके आएगा, जो कि आपको कहीं ये नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी तरंग का आयाम दोगुना कर दिया जाए तो उसकी तीव्रता यानी कि लाउडनेस हो जाएगी। लाउडनेस कितनी हो जाएगी, तो देखिए तीव्रता यानी इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में जो रिलेशन होता है तो तीव्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि अगर एम्पलीट्यूड को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज डबल्ड देन इट्स लाउडनेस बिकम्स, ठीक है, तब लाउडनेस क्या होगा या इंटेंसिटी क्या होगी ये पूछा जा रहा है, सिंपल। तो यहाँ पे हम मान रहे हैं जो पहले एम्पलीट्यूड था वो a था, बाद में ये एम्पलीट्यूड 2a हो गया, तब हम I1 बराबर मतलब कि I1 I2 तो हमको निकालना है, तो I1/I2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका a/2a का होल स्क्वायर के बराबर, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर इसको सॉल्व करते हैं तो a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पूरा सॉल्व करने पे I1/I2 इज इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा। 4 को दूसरी ओर भेजेंगे, 4I1 इज इक्वल्स टू I2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यानी 4 गुना हो जाएगा, सिंपल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी कि कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज में, ऑप्शन नंबर बी डेसिबल में, सेकंड में या फिर मीटर में। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, किस में मेजर्ड किया जाता है, साउंड के इंटेंसिटी को। तो यहाँ पे हम बता दें ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। जो साउंड की इंटेंसिटी होती है उसको डेसिबल में मेज़र करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का काफ़ी फेमस क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। कह रहा है दिए गए चित्र में बिंदु x एवं y के मध्य प्रतिरोध है, यानी कि प्रतिरोध कहने का मतलब रेजिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x एंड y, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस आने चाहिए, ठीक है। देखिए 3 और 3, देखिए यहाँ पे 3 ओम 3 ओम 6 ओम यहाँ पे किस में है, आपको सीरीज में दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट y और x है, बीच में कोई पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे जाने के बाद बीच में देखिए यहाँ पे एक 2 पॉइंट बना दिया गया है, तो ये पैरेलल में हो गया। बाकी इसके बाद यहाँ पे ये कोई पॉइंट नहीं है, इसको आप जो है यहाँ पे मिला दिया गया है, सिंपल, ठीक है। तो इसका अगर आप सॉल्व करने के लिए सिंपल करेंगे तो आपका जो फिगर मिलेगा वो कुछ इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका फिगर दोबारा से इसको रिन्यू किया गया तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से फिगर मिला, ठीक है, जो कि 3 ओम ये है, 3 ओम ये है और 3 ओम ये भी है, लेकिन ये 3 और 3 मिलके यहाँ हो जाएगा 6 ओम।
ठीक है। अब देखिए 6 ओम और 3 ओम ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, तो 1/6 प्लस 1/3 करेंगे तो यहाँ पे 6 और 6 से 6 कैंसिल, 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 1/r मतलब 1/r में r में ही होता है, ठीक है। तो 3/6, 3 से 6 कटेगा आपका 2 आ जाएगा। आपको जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो 2 ओम मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि पूरा अगर यहाँ पे देखें तो ये आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा और ये आपका यहाँ पे 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये केवल बचे हुए हैं सिंपल और ये आपका ख़त्म हो गया। तो 3 ओम, 2 ओम और 3 ओम तीनों सीरीज़ में है, तो तीनों को सिंपली ऐड कर लीजिए 3 2 3, तो यहाँ पे आपको मिलेगा आपको सिंपल 8 ओम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 8 ओम एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 सेल जिनका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट एवं आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है सीरीज में जुड़े हुए हैं। इस बैटरी को 1 अमीटर आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है जिसका 1.6 ओम का प्रतिरोध एवं आर प्रतिरोधक से सीरीज में जोड़ने पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो कैपिटल आर का वैल्यू क्या होगा ये आपसे सिंपल पूछा जाता है, ठीक है। अब जो 4 बैटरियां हैं उनको किस में कनेक्ट किया जा रहा है, उनको कनेक्ट किया जा रहा है सीरीज़ में। तो सीरीज़ का जो बैटरी वाला फॉर्मूला होता है वो होता है I = NE/n स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे जो धारा है वो 2 एम्पियर है, तो 2 एम्पियर I की जगह पे रख लीजिए। बैटरी नंबर ऑफ बैटरी कितने हैं, नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज कहा जा रहा है 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट पुट कर लीजिए। 4 यहाँ पे नंबर दिया गया है आंतरिक प्रतिरोध सेल के 0.1 प्लस यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रतिरोध है वो R के साथ जुड़ा हुआ है, 1.6 ओम जो है वो R के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा इसको, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 0.4 और ये हो जाएगा 1.6, दोनों मिलके हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली 2 हो जाएगा नीचे और 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया आपका इसको पूरे को दूसरी साइड भेजते हैं तो 2 प्लस आपका हो जाएगा R = 4 और 2 को दूसरी साइड भेजेंगे तो जो कैपिटल R की वैल्यू है वो 2 ओम मिल जाएगी। यानी कि जो आपका R की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है वो क्या है, 2 ओम है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है एक बिजली के हीटर पर अंकित है 3 किलोवाट, उसकी पावर दी गई है बाबू, पावर दे दिया है 3 किलोवाट, ठीक है। कह रहा है 3 किलोवाट पावर है, बिजली खर्च कॉस्ट जो है, कॉस्ट कह रखा है इसने 5 रुपया पर यूनिट, ठीक है। 5 रुपया पर यूनिट जो है खर्च है, ठीक है। अब कह रहा है प्रति यूनिट है, इसे 5 घंटे तक लगातार चलाया जाता है, टाइम दिया गया है 5 आवर्स, ठीक है। 5 आवर्स टाइम दिया गया है। तो कह रहा है बिजली का खर्च कितना होगा, 5 घंटे अगर चला देते हैं लगातार तो कितना खर्च आएगा। देखिएगा P = होता है V × I। तो अब नंबर ऑफ़ यूनिट वाला जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ़ यूनिट का फॉर्मूला वो होता है V × I × T/100, ठीक है। ये होता है नंबर ऑफ़ यूनिट। तो यहाँ देखिए VI यानी P की वैल्यू 3 किलोवाट यानी 3000 वाट दिया हुआ है। 1 किलो में 1000 वाट, तो 3 किलो में 3000 वाट, ठीक है। यानी VI की वैल्यू पता है। टाइम दिया गया है 5 घंटे और नीचे रहेगा 100, तो 100 से यहाँ 100 कट जाएगा, ठीक है। और सॉरी 100 नहीं रहेगा, 1000 रहेगा, तो नीचे 1000 है, 1000 से 1000 ये कैंसिल और 5 3 15, तो यहाँ पे हो गया 15। तो टोटल यूनिट आपको कितनी मिल गई, 15, और 1 यूनिट का खर्च है 5 रुपया, तो 15 यूनिट का खर्च 15 × 5 = 75 रुपया, यानी 75 रुपया आपका 5 घंटे उस हीटर को चलाने पे खर्च आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है तांबे की विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम दिया गया है, इसका मान जूल प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड में क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हम बता दें आपको 1 कैलोरी प्रति ग्राम की जो वैल्यू होती है वो 4.2 × 10⁻³ के 3 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, ठीक है। और ये स्पेसिफिक हीट की यूनिट है आपकी ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अगर 1 कैलोरी प्रति ग्राम बराबर इतना, तो
1 बराबर कितना 0.42 इंटू 10⁻³ यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो बाबू नटुआ वाला आप ट्रिक याद कीजिएगा कि हरियर घास जली तो धुआं होई और नटुआ सेब से सूत नहीं पाई। हरियर घास जलने का मतलब है ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। और हरियर घास जलेगा तो धुआं होगा, धुआं का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं होगा तो नटुआ सेब से सूत नहीं पाएगा। नटुआ मतलब N2O, नटुआ सेब से नहीं सूत पाएगा यानी CFC, ठीक है, सेब से नहीं सो पाएगा और मेन में यानी मेन जो रूम होगा, मेन कमरा होगा उसमें चला जाएगा। तो मेन का मतलब हो गया मेथेन और मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो यहाँ पे आपके 1 2 3 आपके ग्रीन हाउस गैस है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है यानी कि H2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए सभी ट्रिक आप सीख सकते हैं, प्रीवियस जो भी प्लेलिस्ट बनाई गई हैं उसमें सिखाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक तरल A जिसका द्रव्यमान 100 ग्राम एवं तापमान 120 डिग्री सेल्सियस है दूसरे तरल B में मिलाया जाता है, ठीक है, जिसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। मिलाने पर परिणामी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। तरल B का प्रारंभिक द्रव्यमान कितना था ये पूछा जा रहा है। यदि विशिष्ट ऊष्मा जो है A की 0.8 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है और B की जो विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड दी गई है, ठीक है। तो आपको क्या कैलोरीमिटी का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमिटी याद करना होगा, ठीक है। MS इंटू डेल्टा टी M1S1 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू M2S2 इंटू डेल्टा टू, ठीक है। या फिर इसको फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं MS डेल्टा टी ऑफ A इज इक्वल्स टू MS डेल्टा टी ऑफ B, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं और इसमें सब कुछ जो है अप्लाई करना होगा। मास आपका A का M हो गया, स्पेसिफिक हीट A का डेल्टा टी डिफरेंस है आपका। तो चलिए सभी चीज़ें पुट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सिंपली A का जो मास दिया है वो 100 ग्राम दिया गया है। टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट की बात करें 0.8 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस दिया है। टेम्परेचर की बात करेंगे तो 120 और 40 का अगर आप डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है, मतलब जो आपका मिक्सचर का आता है टेम्परेचर और जो आपका A का होगा दोनों का आप डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना 80 डिग्री सेल्सियस। तो 80 लिख लेंगे इज इक्वल्स टू दूसरी साइड अगर वहीं हम देखते हैं तो दूसरी साइड हमको मिल जाएगा जो यहाँ पे द्रव्यमान है वो हमसे पूछा जा रहा है। स्पेसिफिक हीट दिया गया है हमको, स्पेसिफिक हीट 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस दिया गया है और टेम्परेचर अगर देखें तो 20 - 40 आपका -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे और माइनस तो 40 - 20 ही होगा, यहाँ पे 20 रहेगा, चलिए ठीक है। तो आप सभी नंबर्स को एक साइड भेज दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो 100 इंटू 0.8 इंटू 80 अपॉन 4.2 इंटू आपका हो जाएगा 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो टोटल सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 6400 बटे 84, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काटने पे 6400 को अगर 84 से अगर आप काटते हैं तो आपको यहाँ मिलेगा 76.19, ठीक है। तो आपका 76.19 ग्राम इज़ द राइट आंसर। जो दूसरे वस्तु का जो वेट होगा वो होगा 76.19 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तत्वों में आयनीकरण विभव यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है। एमंग the elements lithium, sodium, magnesium and aluminium the lowest value of ionization potential of element will be, ठीक है। तो वो होगा आपका सोडियम। सोडियम का यहाँ पे आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम है, ठीक है। तो सोडियम आपका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है आवर्त सारणी के किसी भी पीरियड में यानी आवर्त में बढ़ने बाएं से दाएं बढ़ने पे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट साइड में जाने पर
ठीक है, कक्षाओं की संख्या ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period of a periodic table, the number of cell, option number A remains the same, option number B increases, option number C decreases, option number D है first increases then decreases। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि अगर आप आवर्त में यानी पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइड में बढ़ते हैं तो जो आवर्त कक्षाओं की संख्या होगी यानी नंबर ऑफ सेल होगा वो सेम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल को लेकर के ही आपके जो है आवर्त बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तत्व ए बी सी डी में सबसे आसानी से आयनीकृत होने वाला तत्व होगा यदि उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी एफिनिटी आपको निम्न दी हुई है। ऑप्शन इंग्लिश में एक क्वेश्चन है, विच एलिमेंट विल आयोनाइज मोस्ट इजिली अमंग ए बी सी एंड डी, दियर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर। A इज इक्वल्स टू 3.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 3.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी दिया गया 3.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 3.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हम बता दें जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक होगी, ठीक है, सबसे अधिक होगी वो सबसे इजी वे में आयोनाइज्ड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक, ठीक है, यानी या यूँ कहें कि जिसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एक एनर्जी की यूनिट है, जिसकी एनर्जी सबसे अधिक होगी वो जो है बड़े आराम से आयोनाइज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन की हानि यानी कि क्षरण, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन का लाभ यानी कि जुड़ना, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन का न लाभ न हानि मतलब कुछ भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यही क्वेश्चन इंग्लिश में कह रहा है एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स, ऑप्शन नंबर ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर बी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर सी नाइदर गेन नॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हम बता दें इलेक्ट्रॉन की हानि यानी कि क्षरण आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन का जो है लॉस होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 79 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसके क्रिस्टल में जल उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर ए जिंक क्लोराइड में, ठीक है, फॉर्मूला भी लिखते चलिए आसानी होगा, जिंक क्लोराइड में ZnCl में, कास्टिक सोडा में, ठीक है, खाने का सोडा में यानी कि आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, ठीक है, और आपका धोने का सोडा यानी धावन सोडा Na2CO3.10H2O, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या कह रहा है, क्रिस्टल में जल उपस्थित होगा, तो बाबू जिसके में जल वाला मॉलिक्यूल होगा वही ना राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, धोने का सोडा आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, जिसमें आपका जल पाया जाता है, ठीक है, इसी के क्रिस्टल में आपका जल होता है। अब यहाँ बचपन का प्यार वाली स्टोरी आपको एक के लिए जल्द ही आएगी, जिसमें आपको ये सभी फॉर्मूले याद करने सिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है वो बचपन का प्यार नाटक है, वो सब तेरा 10 बाल्टी पानी से नहा करके और भूल जाओ उसको, ठीक है। तो नाटक है वो तेरा में ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, नाटक है वो तेरा। तो इसमें नाटक मतलब एन मतलब आपका ना मतलब Na, ठीक है, टा मतलब 2 और आपका सी नाटक है, ठीक है, Na2 और ओ मतलब ओ और तेरा मतलब 3 मतलब त से आपका 3 मान सकते हैं। तो Na2CO3 और 10 बाल्टी पानी से नहाना मतलब पानी अगर हम यहाँ लिखते हैं तो 10 तो नंबर आ जाएगा और पानी का मतलब H2O, तो सिंपली आप एक मतलब को रिलेट कर रहे हैं हम बस, ठीक है, सिंपली। तो यहाँ पे धोने का सोडा आपका राइट आंसर हो जाएगा, धामन सोडा, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो वॉशिंग सोडा इज़ द राइट आंसर, ठीक है, वॉशिंग सोडा आपका करेक्ट आंसर है, जिसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, कह रहा है सोडियम पोटेशियम सल्फेट यानी कि NaKSO4 है, ऑप्शन नंबर ए संकर लवण, ऑप्शन नंबर बी मिश्रित लवण यानी मिक्स्ड सॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी है अशुद्ध लवण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सोडियम पोटेशियम सल्फेट इज AN
ऑप्शन नंबर ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट, इम्प्योर सॉल्ट, और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, तो मिक्स्ड सॉल्ट जो होते हैं वो आपके 2 बॉक्स में होते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और मिक्स्ड सॉल्ट की अगर बात करें तो मिक्स्ड सॉल्ट में आपका कोई बीच में मिलाने वाला होता है। देखिए सोडियम और सल्फेट को मिलाने वाला बीच में पोटेशियम है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जैसे CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, इसमें बीच में देखिए मिलाने के लिए ऑक्सीजन है, कैल्शियम और क्लोरीन को, तो मिक्स्ड सॉल्ट आपका राइट आंसर होगा। बाकी 3-4 तरह के सॉल्ट आपको पढ़ाए गए हैं, वो आप जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन आया है अम्ल A, B, C एवं D का pH मान क्रमशः 1, 2, 3 और 4 है, इनमें से सबसे शक्तिशाली अम्ल कौन सा है, सबसे शक्तिशाली एसिड कौन सा है। तो देखिए एसिड में जिसका pH वैल्यू सबसे कम होता है वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इंग्लिश में यही क्वेश्चन, एसिड्स A, B, C and D have pH values 1, 2, 3, 4 respectively, which one is stronger acid। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो एसिड में जिसका सबसे कम pH वैल्यू होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है। ठीक है, जबकि बेस में जिसकी सबसे अधिक जो है pH वैल्यू होती है वो सबसे स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेथिल ऑरेंज पीला रंग देता है अम्लीय विलयन में, क्षारीय विलयन में, उदासीन विलयन में, या इनमें से कोई नहीं। मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर प्रोवाइड्स येलो कलर इन ऑप्शन नंबर ए एसिडिक सॉल्यूशन, एल्कलाइन सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब आपके लिए एक ट्रिक यहाँ पे दिया गया था, मल्लप रल्लप लल्लन फप्पल फिरंगी, उसकी पहली लाइन है मल्लप। ठीक है, मल्लप कुछ इस टाइप से लिखा जाता है, यहाँ पे बीच वाले के ऊपर लिखा जाता है अम्ल और लास्ट वाले के ऊपर लिखा जाता है क्षार। यानी कि यहाँ पे देखिए मेथिल ऑरेंज जो है, मान लें मेथिल ऑरेंज लाल रंग देता है अम्ल में तथा क्षार में देता है पीला रंग, यानी कि क्षारीय विलयन। ठीक है, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अल्कलाइन सॉल्यूशन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है FeCl3 के बनाने में फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अभिक्रिया के लिए, ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के तौर पर, ऑप्शन नंबर सी FeCl3 को शुष्क रखने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में यही क्वेश्चन, इन द प्रिपरेशन ऑफ FeCl3 वी यूज फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए फॉर रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी एज अ कैटलिस्ट, ऑप्शन नंबर सी टू कीप FeCl3 ड्राई, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, टू कीप FeCl3 ड्राई। ठीक है, शुष्क रखने के लिए, FeCl3 को शुष्क रखने के लिए जो है यहाँ पे आपका कैल्शियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है एक यौगिक ए के जलीय विलयन में NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बूंद बूंद कर मिलाने पर लाल भूरे रंग का अवक्षेप यानी प्रिसिपिटेट प्राप्त होता है। यौगिक ए है जिंक सल्फेट, लेड नाइट्रेट, फेरस सल्फेट, या फिर फेरिक क्लोराइड। ठीक है, क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। इन एन aqueous solution of a compound A, reddish brown precipitate is obtained on adding NH4OH drop by drop. The compound A is, ऑप्शन नंबर ए है जिंक सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी है आपका लेड नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी है आपका फेरस सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी है फेरिक क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फेरिक क्लोराइड आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फेरिक क्लोराइड आपका एकदम करेक्ट आंसर है। फेरिक क्लोराइड को अगर फेरिक क्लोराइड में अगर NH4OH बूंद बूंद करके मिलाया जाएगा तो लाल भूरे रंग का अवक्षेप यानी प्रिसिपिटेट आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक यौगिक के 1 मोल में कार्बन 1 मोल और ऑक्सीजन 2 मोल है। ठीक है, तो यौगिक का अणुभार क्या होगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड कंटेन्स 1 मोल कार्बन एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कार्बन और ऑक्सीजन 2 यहाँ पे एलिमेंट्स है किसी कंपाउंड में। ठीक है, कार्बन 1 मोल है और ऑक्सीजन 2 मोल है, तो इससे एक एलिमेंट आपका CO2 बनता है। ठीक है, और CO2
कि अगर बात करें इसका मॉलिक्यूलर वेट की, तो मॉलिक्यूलर वेट आपसे पूछा जा रहा है। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ पे है दो ऑक्सीजन, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 44, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा 44। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान है 16 ग्राम, 64 ग्राम, 70 ग्राम, 32 ग्राम। मास ऑफ ऑक्सीजन इन 36 ग्राम ऑफ प्योर वाटर इज 16 ग्राम, 64 ग्राम, 70 ग्राम या फिर 32 ग्राम। तो सिंपल है, देखिए 36 ग्राम मतलब कोई भी जल जो H2O है ना, उसमें मासेज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो मासेज का रेशियो होता है वो 1:8 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखिए 16 लेते हैं तो 16 और 16 अगर 16 36 में से घटा लेंगे, जो भी आएगा उसके साथ 16 का अगर आप रेशियो लेंगे तो 1:8 में नहीं मिलेगा। जबकि यहाँ देखिए 32 ग्राम दिया गया है, तो 36 में से अगर हम 32 घटाते हैं तो यहाँ पे मिलेगा 4। ठीक है, तो 4 आपका हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान 4 ग्राम मान लीजिए, और 32 ग्राम आपका क्या है, ऑक्सीजन है। तो 4/32 अगर हम इसका रेशियो लें तो 1:8 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए मैं कैसे बता रहा हूँ ये भी जान लीजिए। देखिए H2O है, यहाँ H2O में 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के। तो अगर मासेस का रेशियो ले तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट अगर बात करें तो वो होता है 1, तो 2 का हो जाएगा 2। जबकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 16, तो यहाँ पे आप लेंगे तो 1:8 मिल रहा है। यानी जब भी H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान लिया जाएगा तो उसका जो रेशियो होगा वो 1:8 होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा अमोनियम नाइट्रेट यानी NH4NO3 में है, जहां हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन 16 है। तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए कितना होगा। ठीक है, तो NH4OH में नाइट्रोजन सबसे पहले है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 14, हाइड्रोजन 4 हैं। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 1, तो 1 × 4 = 4 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस ऑक्सीजन आपका है 16, तो 16 × 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा 48, यानी कि 48 आपका किसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल का। आप सबको यहाँ पे ऐड कर लीजिए। सबको अगर आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो टोटल आपको मिलने वाला है यहाँ पे NH4NO3 का मॉलिक्यूलर वेट वो मिलेगा आपको 80 यानी कि 80 मिल जाएगा। ठीक है, ऐड करके देख लीजिए 14 दूनी 28। ठीक है, और 28 2 होता है 30 और 48 और 2 होता है 50। ठीक है, तो 50 और 30 दोनों मिल करके हो जाएंगे आपके यहाँ पे 80। ठीक है, यानी कि 80 हो जाएगा। तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 80 हो जाएगा। तो NH4NO3 का आपका टोटल जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 80 है। जबकि यहाँ 2 नाइट्रोजन है, तो इन नाइट्रोजन का केवल परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो वो होगा 28 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, क्योंकि हमको परसेंटेज में पता करना है। 0 से 0 कैंसिल, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 4 से काटेंगे 28 को, 7 चौका 28, 7 पचे 35, यानी 35% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछा जा रहा है NH4NO3 में। ठीक है, तो 35% करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 7.1 ग्राम क्लोरीन का STP पर आयतन होगा। तो STP और NTP वाले क्वेश्चन के लिए यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वाले क्वेश्चन और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर वाले क्वेश्चन के लिए आपको एक ट्रिक दिया गया था, कभा बटे पभा बराबर आ बटे आ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, तुल्यांकी भार बटे परमाणु भार, आयतन बटे आयतन, यानी कि आपका तुल्यांकी भार यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना होगा। तो तुल्यांकी भार आपका यहाँ पे निकालेंगे। अगर क्लोरीन की बात की जा रही है तो यहाँ पे तुल्यांकी भार 35 दूना 35.5 एक क्लोरीन का होता है, 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे हो जाएगा 71। ठीक है, तो तुल्यांकी भार आपका हो जाएगा 71। परमाणु भार दिया गया है 7.1 ग्राम। ठीक है, मतलब भार जो दिया गया है। ठीक है, तो 7.1 ग्राम दिया गया है। आयतन यहाँ पे देखिए STP पर 22.4 होता है, एक मॉलिक्यूल का यहाँ लिया जाता है।
और आयतन हमको निकालना है, तो वॉल्यूम हम यहाँ पे रख लेंगे। तो इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना, अगर आप सॉल्व करते हैं तो सिंपली यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10, ठीक है। तो वॉल्यूम को इधर भेजिए और 10 को दूसरी तरफ, तो यहाँ 22.4/10 कर लेंगे और इसको सॉल्व करने पे 2.24 लीटर मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है यौगिक जिसके विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर विघटित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए शक्कर, यूरिया, कॉपर सल्फेट, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। द कंपाउंड विच डिकम्पोजेज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज। ऑप्शन नंबर ए शुगर, ऑप्शन नंबर बी यूरिया, ऑप्शन नंबर सी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी एथिल अल्कोहल। तो देखिए हम बताएं कि कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 एक आपका आयनिक कह सकते हैं कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो कॉपर पे 2+ और सल्फेट पे आपका 2- आ जाता है और ये अपने आयंस में टूट जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इलेक्ट्रोलाइट विलयन में धारा का प्रवाह होता है, इसके प्रवाह से ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी अणु, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर डी आयन। ऑप्शन और यही क्वेश्चन इंग्लिश में आपका बताया जा रहा है। द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रोलाइट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर बी मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन्स, ऑप्शन नंबर डी आयंस। तो यहाँ पे देखिए हिंदी वाले से कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हिंदी वाले से कुछ समझ नहीं आ रहा है, कभी कभी गलत होता है, तो इंग्लिश वाले को प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश वाला जो विभाग होता है, जो डिपार्टमेंट होता है, खुद भी एक्सेप्ट करता है कि इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन होता है वो कभी गलत नहीं हो सकता है, और अगर गलत है तो विभाग की गलती है। इस वजह से आप इंग्लिश वाले को उस समय प्रेफर्ड करेंगे। यहाँ पे आपका आयंस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, आयंस इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है स्टेनलेस स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है, यही क्वेश्चन इंग्लिश में, द कार्बन कंटेंट इन स्टेनलेस स्टील कितना कंटेंट होता है। तो यहाँ पे कंटेंट करता है तो 0.1 से 0.25% तक यहाँ पर कार्बन होता है स्टेनलेस स्टील में। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है, ठीक है। तो आपको मैंने स्टोरी सिखाई थी, गोल्ड लेकर तालाब में कूदा, ठीक है, और पिताजी ने गोली मारी, ठीक है। उसके बाद मैच देख रहे हैं जर्मन को और कह रहे हैं जर्मनी को जीतनी है, जर्मनी को जीतनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जर्मनी यानी जर्मन सिल्वर की बात की जा रही है, ठीक है, जर्मन सिल्वर की बात की जा रही है, और जीतनी में जिंक, तांबा यानी कापर, ठीक है, और निकिल यानी Na, ठीक है। हालांकि तांबा की बात करें तो थोड़ा सा मतलब मिक्स होता है, ठीक है, वो अलग की बात है, यहाँ मान लिया जा रहा है। तो जिंक, कापर और निकिल होता है, जबकि यहाँ एल्यूमिनियम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, यानी जर्मन सिल्वर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन एल्यूमिनियम, तो वो होगा जर्मन सिल्वर, जो कि आपका एल्यूमिनियम कंटेन नहीं करता है। क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन से अमोनिया यानी NH3 गैस बनाने के लिए उत्प्रेरक प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए लोहा और मॉलिब्डेनम, ऑप्शन नंबर बी लोहा और प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर सी मॉलिब्डेनम और प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यही क्वेश्चन इंग्लिश में द कैटलिस्ट यूज फॉर मेकिंग अमोनिया NH3 गैस फॉर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए आयरन एंड मॉलिब्डेनम, ऑप्शन नंबर बी आयरन एंड प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर सी मॉलिब्डेनम एंड प्लेटिनम, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ से यहाँ पे अमोनिया अगर हम बात करें तो अम्मी ने फेम दिया, ठीक है, अम्मी ने फेम दिया या फिर अम्मी को फेम दिया, और अम्मी जो है हंस के रो दी। एक हम ट्रिक आप लोगों को सिखाए थे, फेम दिया, फेम मतलब फेमस कर दिया, तो अम्मी जो है हंस के रो दी, मतलब होता है ना, मतलब इमोशनल हो जाते हैं लोग, ठीक है। स्टेज शो, रियलिटी शो आपने देखा होगा। तो यहाँ फे मतलब फेरस और मो मतलब मॉलिब्डेनम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फेरस और मॉलिब्डेनम एकदम राइट आंसर है, यानी लोहा और मॉलिब्डेनम आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है चिली सॉल्ट पेटर नाम है। ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम नाइट्रेट का, ऑप्शन नंबर बी है पोटेशियम सल्फेट का, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम नाइट्रेट का, ऑप्शन नंबर डी है आपका सोडियम सल्फेट का। किसका नाम है चिली सॉल्ट पीटर?
वही क्वेश्चन इंग्लिश में, चिली सॉल्ट पीटर इज द नेम ऑफ, ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर सोडियम सल्फेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 95। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सोडियम नाइट्रेट को ही हम लोग चिली सॉल्ट पेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज बैटरी में अम्ल प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है फास्फोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी है निम्न में से कोई नहीं। तो द एसिड यूज्ड इन स्टोरेज बैटरीज इज सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, नन ऑफ दिस। आपके घर में जो स्टोरेज बैटरी यूज की जाती है इन्वर्टर में, उसमें कौन सा एसिड होता है? तो उसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है उत्प्रेरक V2O5 का प्रयोग निम्न के उत्पादन में होता है। सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर SO3 पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है SO3 से H2SO4 में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। कैटलिस्ट V2O5 इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। तो यहाँ पे देखिए SO2 से SO3 बनाने में वैनेडियम ऑक्साइड उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है निम्न में से कौन सा असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है? तो याद करिएगा, आप लोग पढ़े होंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और अल्काइन। ठीक है, अब तीनों का फॉर्मूला भी याद करिएगा, होता है CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जो एल्कीन और अल्काइन यानी कि जो लास्ट के दो हैं, ये दोनों अनसेचुरेटेड कंपाउंड यहाँ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो हमको CnH2n वाला फॉर्मूला या फिर CnH2n-2 वाला फॉर्मूला यहाँ पे ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे CnH2n मिल रहा है, यानी कि जो आपका यहाँ पे n अगर हम 4 को लेते हैं तो 4 का 2 गुना 8 यहाँ हाइड्रोजन के बगल में हमको मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे ये क्या है, एल्कीन है, जो कि एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सेम जो मैंने अभी पीछे आपको बताया उसी से क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया गया है। कह रहा है CnH2n-2 का IUPAC नाम है। ऑप्शन नंबर ए एल्केन, ऑप्शन नंबर बी एल्कीन, ऑप्शन नंबर सी अल्काइन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। IUPAC नेम ऑफ द CnH2n-2 इज, ऑप्शन नंबर ए एल्केन, ऑप्शन नंबर बी एल्कीन, ऑप्शन नंबर सी अल्काइन, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -2 लग गया है, तो अल्काइन यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अल्काइन आपका, अल्काइन का फॉर्मूला मैंने पीछे लिखा था। ठीक है, याद करने का भी बहुत अच्छा तरीका है। अल्केन, अल्किन, अल्काइन अगर लिखते हैं तो अल्केन आपका +2 हो जाएगा, H2n+2, और अल्काइन पे अगर जाएंगे तो H2n-2 हो जाएगा। तो सिंपल ऐसे याद कर सकते हैं। कह रहा है हेलोजिनेशन है संकलन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। हेलोजिनेशन इज एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो हेलोजिनेशन होता है वो आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ टोटल टाइम देखिए 1 घंटे के अंदर अंदर टोटल 50 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए गए हैं बड़े आसानी के साथ। और इसमें मैंने आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट टिप्स वगैरह देने में भी जो है ले लिया है। और देखिए मैं अभी समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, बाकी आप सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आपको 60 मिनट ना लगे, 40 से 50 मिनट में आप कर ले जाएंगे। मैक्सिमम 40-50 तक आप करने का प्रयास करेंगे कि 40 से 50 मिनट तक। ठीक है, आप जल्दी जल्दी कर गए जो है यहाँ पे, मतलब जल्दी जल्दी में, जल्दबाजी में गलती नहीं करना है। ठीक है, लेकिन आप सही कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो सेक्शन बी है वो 50 क्वेश्चन का ख़त्म हो गया है, और 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपको 2016 के
ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन सॉल्व करा लिए गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ ये ओरिजिनल पीडीएफ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ओरिजिनल पीडीएफ हमारे ऑफिशियल ऐप जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, द स्मार्ट एजू फॉर यू ऐप, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी है सोनू450। ठीक है, और कोई दिक्कत होने पर डीएम भी कर सकते हैं हमको, यानी डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सेक्शन जो आपका 2 था जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री था वो आपका सॉल्व करा लिया गया है इस वीडियो में। इस वीडियो का सेकंड पार्ट जल्द ही आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा। तीनों जगह से कहीं से भी आप जा करके देख पाएंगे। ठीक है, तो द स्मार्ट एजू फॉर यू के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, लर्न इन अ डिफरेंट वे, पढ़िए एक अलग अंदाज में। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।